नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1 संघ लोक सेवा आयोग, नंबर 2 राज्य लोक सेवा आयोग, नंबर 3 संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और नंबर 4 प्रशासनिक अधिकरण। दोस्तों, प्रशासनिक अधिकरण मतलब वह संस्था जो कि लोक सेवकों से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। पहला हेडिंग है इसमें ऐतिहासिकता। दोस्तों, यूपीएससी की ऐतिहासिकता समझने से पहले मैं आपको लोक सेवा या सिविल सेवा की ऐतिहासिकता बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रश्न उस पर भी बन सकता है। फिर हम शुरुआत करेंगे अपने आयोगों की। तो पहले बिंदु में यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सीधा प्रश्न बनेगा तो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक, क्यों कहा जाता दोस्तों? क्योंकि इसने भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। मतलब दोस्तों, जो कलेक्टर का पद होता था वो न्यायिक कार्य भी देखता था और राजस्व की वसूली भी देखता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि न्यायिक काम न्यायालय के क्षेत्र के लोग देखेंगे और जो कलेक्टर है वो केवल राजस्व का काम देखेगा। इस तरह से इन्होंने भारत में सिविल सेवा के क्षेत्र में कई तरह के सुधार करने का प्रयास किया। इसीलिए इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं। नंबर 2, अंग्रेजों ने ही दोस्तों सन 1800 में 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। क्यों बनाया? ताकि जो प्रशासक वर्ग है उसको प्रशिक्षित किया जा सके, उसको प्रशिक्षण दिया जा सके। अगला बात करते हैं नंबर 3। दोस्तों, ये सारी जो पद्धतियां हैं, जो सारी प्रक्रिया है, इसमें कहीं पर भी योग्यता की कहीं कोई बात नहीं थी। मतलब जो प्रशासक होते थे, जो लोक सेवक होते थे, उनकी भर्ती किस तरह होगी, उनकी नियुक्ति किस तरह होगी, इसमें कहीं कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। तो सबसे पहले अंग्रेजों के जो 1853 का चार्टर्ड था दोस्तों, उसमें यह बात कही गई कि भारत में जो सिविल सेवा होगी अंग्रेजों की, उसकी भर्ती योग्यता आधारित होनी चाहिए। उसके बाद 1854 में मेकाले समिति बनती है, मेकाले आयोग। वो इस बात को फिर से दोहराता है और बताता है कि किस तरह से योग्यता का निर्धारण हो। तो उन्होंने कहा परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। मतलब भारत में सिविल सेवा या अंग्रेजों का जो सिविल सेवक रहेंगे उनका चयन किस आधार पर होगा? परीक्षा के आधार पर होगा। ओके, फिर अगले ही वर्ष दोस्तों 1855 में पहली परीक्षा आयोजित की गई सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए। पर यह परीक्षा कहां आयोजित की गई? ब्रिटेन में। और इसमें जो आयु है, जो उम्र है, वो 18 वर्ष रखी गई। तीसरा बिंदु, इसका जो माध्यम है वो अंग्रेजी रखा गया। 3 बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नंबर 1 स्थान था ब्रिटेन, नंबर 2 माध्यम था अंग्रेजी और नंबर 3 उम्र थी 18 वर्ष। क्यों? क्योंकि उस परीक्षा में कहीं भारतीय लोग शामिल ना हो जाएं। क्योंकि अंग्रेज लोग भारतीयों को सिविल सेवक नहीं बनाना चाहते थे, ये आप सभी जानते हैं। वे हमें गुलाम, बाबू, चपरासी इस स्तर की नौकरी देना चाहते थे। वो कभी हमें निर्णय निर्माण के स्तर पर नहीं लाना चाहते थे। बातें क्लियर है? तो उन्होंने उम्र इतनी कम रखी, स्थान रखा ब्रिटेन की, भारतीय आदमी वहां पहुंच ही ना पाए, और माध्यम क्या रखा? अंग्रेजी, जिसमें भारतीय असहज थे। बट फिर भी 1864 दोस्तों, छठवां बिंदु 1864, पहला भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जिसने सिविल सेवा का एग्जाम क्लियर किया। ये नाम आपने सुना होगा, 1864 दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद क्या हुआ? 7वें बिंदु पर चर्चा करता हूं। 1886 मतलब 22 वर्ष बाद दोस्तों एक आयोग आया, एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग ने कहा, क्या कहा? कि भैया ये जो तुम उम्र रख रहे हो 18 वर्ष, ये बहुत ज्यादा कम है। इस तरह से कंपटीशन में कोई आ ही नहीं पाएगा, अधिकांश लोग नहीं आ पाएंगे। तो आप इस उम्र को बढ़ाकर दोबारा 23 साल कीजिए। पहले 23 साल की ही बात हो रही थी, बट इन्होंने 18 वर्ष पे एग्जाम लिया था। तो एचिंसन आयोग का संबंध काय से है? तो एचिंसन आयोग का संबंध है सिविल सेवकों की उम्र बढ़वाने से।
न्यूनतम उम्र बढ़वाने से। और कितनी करवाना दोस्तों? 23 वर्ष कराना। और फिर क्या हुआ? 8वां बिंदु 1912। 1912 में एक और आयोग आया, उसका नाम था इस्लिंगटन आयोग। और वो आयोग क्या बोल रहा था? वो आयोग कह रहा था कि जो सिविल सेवा का एग्जाम, जो सिविल सेवा की परीक्षा जो ब्रिटेन में हो रही है, उसे भारत में भी कराने का प्रबंध करो, ताकि भारतीय योग्य लोग भी उसमें शामिल हो सके सहजता के साथ और सही तरह से कोई कंपटीशन मिल सके। तो दोस्तों 1912 में इस्लिंगटन आयोग ने क्या सुझाव दिया कि भारत में भी कराइए। और इसी का परिणाम था दोस्तों नोवा और मेरा आखिरी बिंदु 1922 इलाहाबाद में पहली बार भारतीय सिविल सेवा का एग्जाम हुआ। मतलब भारत में भी सिविल सेवा किए जाने की शुरुआत करी गई। तो दोस्तों ये 9 बिंदु हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है आयोग को शुरू करने से पहले। क्यों? क्योंकि ये सारे आयोग क्या है दोस्तों? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये क्या है? ये लोक सेवकों की भर्ती के लिए गठित किए गए, लोक सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति, इससे संबंधित कार्यों के लिए गठित किए गए। तो लोक सेवा के बारे में तो जानना जरूरी है ना। जरूरी नहीं वो आयोग के बारे में ही पूछे आपसे, वो लोक सेवा के बारे में भी पूछ सकता है। एमबीबीएस कोई भरोसा नहीं। तो लोक सेवा का इतिहास आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसा 9 बिंदु मैंने बताया, क्वेश्चन पहला बन सकता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कारण मैंने बता दिया आपको, इन्होंने कार्यों का बंटवारा कर दिया। कलेक्टर केवल राजस्व का काम करेगा, न्याय का नहीं करेगा, दैट्स इट। दूसरा 1800 में अंग्रेजों ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया ताकि उनके जो प्रशासक लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, कलकत्ता। उसके बाद 1853 क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाने की बात सबसे पहले किस अधिनियम में, किस एक्ट में की गई? 1853 में की गई। उसके बाद आ सकता है कि पहली बार लोक सेवा की परीक्षा कहां हुई, कब हुई? तो ब्रिटेन में हुई। कब हुई? 1855 में हुई। पहला जो लोक सेवक बना भारतीय, आप सभी जानते हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1864। तो सत्येंद्रनाथ में हो सकता है ईयर वगैरह ना पूछे, ईयर वगैरह वो इनके पूछेंगे कि 1853 के एक्ट में हुई पहली बार इस बात की चर्चा की भाई योग्यता आधारित भर्ती होनी चाहिए। तो ईयर सबके जरूरी नहीं है, बट नाम कई बार जरूरी है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद एचिंसन आयोग का संबंध काय से? सीधा प्रश्न आएगा तो आप बोलना उम्र बढ़ाने से, 23 वर्ष करने की बात की। इस्लिंगटन आयोग का संबंध काय से है? 1912 वाला इस्लिंगटन आयोग का संबंध भारत में लोक सेवा का पेपर कराइए, इससे रिलेटेड है। और आखिरी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार लोक सेवा कब और कहां हुई? तो 1922 में इलाहाबाद में हुई। तो दोस्तों ये 9 बिंदु हैं लोक सेवा से संबंधित, जो कि हमारे नोट्स में हमने समाहित किए हुए हैं, आपको उसके माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं चाहता था कि पहले मैं इस पे चर्चा करूं, उसके बाद हम शुरुआत करें अपने आयोगों की। यूपीएससी दोस्तों, यूपीएससी की ऐतिहासिकता सबसे पहले तो बंधुओं, संघ लोक सेवा आयोग जो है वो एक दिन में नहीं आ गया। मतलब वह आयोग जो लोक सेवकों की नियुक्ति कर रहा है अखिल भारतीय स्तर पर, वो एक दिन में नहीं आ गया। सबसे पहले अंग्रेजों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था जो लोक सेवकों की नियुक्ति करता था। उसके बाद यह तय हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था कि चार्टर्ड एक्ट 1853 में तय हुआ कि बकायदा परीक्षा ली जाएगी ताकि लोक सेवकों की नियुक्ति की जा सके। अब परीक्षा लेने के लिए कोई आयोग तो लगेगा ना दोस्तों। तब जाकर 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को आयोग का गठन हुआ, संघ लोक सेवा आयोग का। बट उस समय उसका नाम संघ लोक सेवा आयोग नहीं था, वो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी फिलहाल आप ये देखिए कि इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को, ताकि परीक्षा कराई जा सके। किसकी? लोक सेवकों की। और ये गठन किस आधार पर हुआ? 1919 के अधिनियम के आधार पर। किसकी रिकमेंडेशन पर? ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1924। दोस्तों 1924 में ली कमीशन का गठन हुआ था, जिसने कहा कि भर्ती के आधार पर यदि आप लोक सेवकों की नियुक्ति करना चाहते हो तो एक आयोग होना चाहिए व्यवस्थित। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्ति करे ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए 2 वर्ष बाद मतलब 1926 को आयोग गठित हुआ। और अधिनियम क्या था? 1919 का अधिनियम जो आ चुका था उसके आधार पर किया। दोस्तों आगे बात करते हैं 1935।
आप जानते हैं 1919 के बाद 1935 का अधिनियम आया अंग्रेजों का। इस 1935 के अधिनियम में उन्होंने ये जो आयोग गठित हुआ था परीक्षा कराने के लिए, इसका नाम किया फेडरल कमीशन। और एक चीज और यहां तय करी जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, वो ये कि ये जो फेडरल कमीशन है ये अखिल राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जिसे अपन यूपीएससी वगैरह कहते हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, स्टेट लेवल के लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यह भी इसी अधिनियम में तय हो गया था दोस्तों। मतलब जब मैं आगे राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ाऊंगा तो उसकी ऐतिहासिकता में बताऊंगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। मैंने यही मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आया 26 जनवरी 1950। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जाकर इसका नाम यूपीएससी किया गया, संघ लोक सेवा आयोग। तो जो आज यूपीएससी आप देखते हो, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो यूपीएससी कब अस्तित्व में आया? तो आप एग्जाम में आंसर में टिक लगाएंगे 26 जनवरी 1950। बट शुरुआत कैसे हुई? पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे जो नियुक्ति करते थे लोक सेवकों की। फिर चूंकि जब तय हो गया कि भर्ती परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होगी, अतः अब एक व्यवस्थित आयोग की जरूरत है। तो आयोग कब गठित हुआ? 1 अक्टूबर 1926। किसके आधार पर? 1919 के अधिनियम के आधार पर। किस आयोग की अनुशंसा पर? ली कमीशन की अनुशंसा पर, जो कि 1924 में गठित हुआ था। फिर इसका नाम क्या किया गया? फेडरल कमीशन 1935 में। और फिर हुआ संघ लोक सेवा आयोग 26 जनवरी 1950। तो यह पूरी ऐतिहासिकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्वरूप या प्रकृति की बात करें तो बंधुओं, संघ लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक प्रकृति का आयोग है, संवैधानिक प्रकृति की संस्था है। और मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि संवैधानिक आयोग मतलब वे आयोग जिनका वर्णन भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं है और जिनमें किसी भी तरह का परिवर्तन भारतीय संविधान में संशोधन किए बिना नहीं हो सकता, उन्हें कहते हैं संवैधानिक आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग है ना जो दोस्तों, उसका वर्णन भारतीय संविधान में है। इसके बकायदा आर्टिकल्स हैं जिन पर चर्चा हम करेंगे। भाग 14, इसलिए इसे संवैधानिक आयोग कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी प्रकृति मतलब जब एक काम करता है तो इसको किस संस्था की तुल्य शक्ति प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है कार्य के दौरान। आगे बढ़ते हैं। अवस्थिति, जैसा मैंने कहा कि भाई ये संवैधानिक संस्था है, अतः इसका वर्णन संविधान में कहीं ना कहीं होगा। तो भाग 14 में इसका वर्णन है। और कहां है? अनुच्छेद 315 से 323। सीधे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, सीधे क्वेश्चन बनेंगे आगे। और इन आर्टिकल्स की हम आगे चर्चा करेंगे। और जो भाग 14 है दोस्तों, वो अकेला संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा नहीं करता है। वो कहता है कि अखिल राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं के आयोजन के लिए केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए। मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की चर्चा भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 के बीच है। आगे भी आप खैर देखोगे राज्य वाले में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके कार्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग है, मैं बार बार राज्य वाले को इसके साथ इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि वहां पर हमें अलग से ना समझना पड़े। बराबरी या एक तरह के काम करते हैं दोस्तों। अंतर बस ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है, केंद्रीय स्तर पर कर रहा है, वो राज्य स्तर पर कर रहा है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? आयोग। आपको अपॉइंट कौन करवाता है? आयोग। बट आप सर्विस किसको देते हो? सरकार को, गवर्नमेंट को। दोस्तों ये जो आयोग होते हैं, चाहे संघ स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, चाहे राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, ये आयोग आपके मतलब सिविल सेवक के और सरकार के बीच संवाद का माध्यम होते हैं। इन दोनों के बीच मध्यस्थता करवाते हैं। मतलब सरकार और लोक सेवक के बीच जब भी कोई अंतःक्रिया होगी किसी भी तरह की, तो वो किसके माध्यम से होती है? वो आयोग के माध्यम से होती है। क्लियर है? देखते हैं, धीरे धीरे आएंगी आपको बातें समझ में। कार्य देखें यदि, तो कार्यकारी शक्तियां, क्या शक्तियां हैं? बड़ी सिंपल है, परीक्षा से संबंधित शक्तियां हैं। भाई
संघ लोक सेवा आयोग तय करता है कि यूपीएससी की जो परीक्षा होगी, जो अखिल राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों को नियुक्त करेगा, लोक सेवकों को नियुक्त करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, किस तरह का पेपर होगा, वो सारी बातें संघ लोक सेवा आयोग तय करेगा। वही बात राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग तय करेगा कि राज्य के लोक सेवकों की भर्ती किस तरह हो, उसकी प्रक्रिया क्या हो, उसकी प्रकृति क्या हो। आगे चर्चा करते हैं नियामकीय कार्य। दोस्तों आप देखिएगा, जब कोई व्यक्ति लोक सेवक के रूप में नियुक्त होता है तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसकी नियुक्ति, अकेला नियुक्ति नहीं, उसकी पदोन्नति, उसका स्थानांतरण। जी हां दोस्तों, आपको लगता है कि सरकार करती है सब ना, सरकार नहीं करती। करती अंतिम निर्णय सरकार का ही होता है, पर करवाता कौन है? आयोग। जो लोक सेवक होते हैं उनका जो ट्रांसफर होता है, उनकी जो पदोन्नति होती है, उस संबंध में सरकार को बोलता कौन है? आयोग। मैं क्या बोल रहा हूं, आप अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए तो आपके और सरकार के बीच जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सरकार आपकी पदोन्नति कर रही है, चाहे सरकार आपका ट्रांसफर कर रही है, तो वो किस पद्धति के आधार पर करेगी, किस तरह करेगी, ये सब उसको कौन बताता है? आयोग बताता है दोस्तों। तो आयोग से आपका संबंध कभी छूटने वाला नहीं है, आयोग से आपका पीछा कभी छूटने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम हो गया खत्म काम, नो, ये हमेशा रहने वाले हैं सरकार और आपके बीच में एक सेतु के रूप में। आगे देखिए, राष्ट्रपति को सलाह देता है दोस्तों। जिस तरह की सलाह, यदि लोक सेवकों के अलावा भी किसी विषय पर राष्ट्रपति सलाह चाहते हैं तो आयोग उन्हें सलाह देता है। और अकेला राष्ट्रपति को नहीं दोस्तों, राज्य के राज्यपाल भी यदि संघ लोक सेवा आयोग से किसी बात को लेकर सलाह चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के राज्यपाल मध्य प्रदेश के लोक सेवकों के संबंध में कोई हेल्प चाहते हैं, किससे? यूपीएससी से। स्टेट पीसीएस से उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूपीएससी वालों को कि भैया हमारे राज्य में आइए, हमारे जो लोक सेवक हैं इनके संबंध में कुछ बताइए। बट राज्यपाल को जब वो सलाह देंगे तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात देंगे। वो राष्ट्रपति से पहले पूछेंगे, राष्ट्रपति उन्हें अलाउ करेंगे, तब वो किसी राज्य के राज्यपाल को सलाह देंगे। बातें क्लियर है? आगे, राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन। दोस्तों जो भी इनका काम है, काम करने के बाद अपने साल भर के किए कराए का लेखा जोखा, प्रतिवेदन, रिपोर्ट जिसे अपन कहते हैं, किसको सबमिट करेंगे? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखवाते हैं केंद्र में। ऐसे ही राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा वो किसको रिपोर्ट देगा? राज्यपाल को। वो राज्य की विधानसभा में रखवाएंगे उसको। आगे देखते हैं, अर्ध न्यायिक कार्य। मैंने क्या बोला? आप लोक सेवक बन गए, आपसे संबंधित हर निर्णय आयोग के परामर्श या आयोग की सहभागिता से होगा। और आपके संबंध में एक निर्णय यह भी होता है कि आपके मामले में या आपके क्रियाकलापों में अनुशासनात्मक कार्यवाही किस तरह की जाए। मतलब आपके संबंध में यदि कोई अनुशासनात्मक मामला दर्ज होता है, आपने किसी नियम का उल्लंघन कर दिया, आपने अपनी आचार संहिता का पालन नहीं किया, तो उस समय भी आपको दंडित करवाने का काम कौन करता है दोस्तों? आयोग करता है। तो चूंकि दंडित कराने का काम कर रहा है, इसलिए प्रकृति क्या हो गई? अर्ध न्यायिक। तो ये तीन काम है आपके आयोग के, यूपीएससी के, राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर और एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस के राज्य स्तर पर यही काम होते हैं। अंतर बस ये है कि इधर राष्ट्रपति की जगह उधर राज्यपाल आ जाएगा। बातें क्लियर है? पहला क्या किया उन्होंने? परीक्षा का आयोजन। परीक्षा से संबंधित क्या क्या बातें होती है? परीक्षा की प्रक्रिया होती है, पाठ्यक्रम होता है, प्रकृति होती है, ये सब डिसाइड करेंगे। दूसरा, आपकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, और राष्ट्रपति को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना, और फाइनली राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। और फाइनली अर्ध न्यायिक के अंतर्गत अनुशासनात्मक मामलों में कार्रवाई करना। इसीलिए इनके तीन काम हमने बांटे हैं, कार्यकारी, नियामकीय और अर्ध न्यायिक। ये हो गए कार्य। आगे बढ़ते हैं बंधु। संरचना। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सदस्य संख्या। एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष जैसे वर्तमान में मनोज सोनी जी हैं,
दोस्तों अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य होंगे उनकी संख्या कितनी होगी ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, और उनकी शर्त, उनकी सेवा शर्त ये होगी कि कम से कम आधे से अधिक सदस्य या आधे सदस्य को न्यूनतम 10 वर्षीय सरकारी अनुभव होना चाहिए। मतलब कम से कम 10 वर्षों से वो सरकारी सेवा में हो किसी ना किसी तरह की। अगला है दोस्तों नियुक्ति। तो नियुक्ति ऑब्वियसली सबकी राष्ट्रपति करेंगे। वेतन ऑब्वियसली भारत की केंद्र की संसद की संचित निधि पर भारित होगा। और कार्यकाल दोस्तों चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। इसमें से जो भी पहले हो जाए, समझा चुका हूं पिछले वीडियो में कि 6 वर्ष का मतलब होता है उनका टोटल टेन्योर 6 वर्ष का है, और 65 वर्ष होता है 65 वर्ष की आयु। दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसमें उनको रिटायर होना पड़ता है। आगे बात करते हैं प्रतिवेदन। दोस्तों ये सभी लोग मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अपना काम करने के बाद प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं पद मुक्ति और त्यागपत्र। ये थोड़ा समझने का दोस्तों। यदि मैं त्यागपत्र की बात करूं तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही जब स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ओके, बट यदि उन्हें पदमुक्त करना होगा दोस्तों, तब की कंडीशन देखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति ही इन्हें पदमुक्त करेंगे, मतलब पद से हटाएंगे। किन किन आधारों पर दोस्तों? तो आधार 2 हैं। यदि 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 ये दिवालिया हो जाते हैं, बैंकरप्ट, विकृचित मतलब पागल, मेंटली इल, और असक्षम किसी भी मामले में, तब हटा दिया जाएगा इन्हें पद से। पर यदि इन्होंने किसी तरह का कदाचार किया है, कदाचार मतलब बुरा आचरण, मतलब करप्शन आदि, तब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने के पहले सर्वोच्च न्यायालय से उसकी जांच कराएंगे। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। बाकी सारे आधारों पर यदि पद से हटा रहे हैं राष्ट्रपति उन्हें, तो कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है। यदि आदमी बैंकरप्ट है, दिवालिया हो गया है, यदि आदमी विकृचित है, पागल हो गया है, असक्षम है किसी भी तरह से, फिजिकली मेंटली, तो उसे सीधे हटा देंगे। पर यदि उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा है, कदाचार का चार्ज लगा है, तो ऑब्वियसली जांच कराना बनता है। उस कंडीशन में केवल राष्ट्रपति उसकी जांच कराएंगे सर्वोच्च न्यायालय से, उसके बाद उसे पद से हटाएंगे। तो यह आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यदि मैं सीमाओं की बात करूं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी कुछ सीमाएं होती हैं दोस्तों। सीमाएं मतलब उनकी कुछ लिमिट्स हैं। कैसे? यदि मैं अध्यक्ष की बात करूं तो दोस्तों पुनर्नियुक्ति अध्यक्ष की नहीं होती। मतलब आप यदि यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए, जैसे मनोज सोनी जी हैं, तो अब वो दोबारा यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं बन सकते, या यूपीएससी में ही कोई वो दूसरा पद धारित नहीं कर सकते। बात क्लियर है? और सदस्य की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों सदस्य जो है वो पुनर्नियुक्त तो हो सकता है, बट अब प्रमोट होके होगा। मतलब या तो वो अध्यक्ष बनेगा इसी यूपीएससी का, मतलब संघ का, या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का, मतलब अध्यक्ष से नीचे के पद पे दोबारा नियुक्त नहीं होगा। यह इनकी सीमा है। किससे रिलेटेड दोस्तों? पुनर्नियुक्ति से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं आरक्षण संबंधित परामर्श। ये देखिए आप, मध्य प्रदेश में बड़ा पेच उलझा हुआ है ओबीसी आरक्षण को लेके, कभी 27%, कभी 14%। बट दोस्तों आप देख रहे होंगे एक बात कि जो एमपीपीएससी है, जो आयोग है, वो आरक्षण के संबंध में कोई फैसला नहीं ले सकता और ना तो किसी तरह की सलाह दे सकता है। क्या आयोग कोई फैसला ले रहा है आरक्षण को लेकर कि 14 देना है कि 27 देना है, कि क्या सही है क्या गलत है, किन आधारों पर देना है? नहीं, यह फैसला सरकार कर रही है और न्यायपालिका कर रही है। आयोग केवल एक काम कर सकता है, परीक्षा कंडक्ट कराना, रिजल्ट देना, नियुक्ति करवाना, दैट्स इट। तो दोस्तों आरक्षण के संबंध में कभी परामर्श नहीं देगा। और जो विशिष्ट नियुक्तियां हैं, मैं अभी केंद्र के स्तर की बात कर रहा हूं, केंद्रीय स्तर की, जैसा मैंने कहा सभी सेवाओं की नियुक्ति यूपीएससी कराता है, किंतु इसरो, डीआरडीओ, केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ग्रुप सी डी के एग्जाम, ये कुछ एग्जाम हैं जो यूपीएससी नहीं करा सकता या नहीं कराता। ये उसकी तीसरी एक सीमा हो गई। तो ये 3 सीमाएं हैं आपके यूपीएससी की। मैं दोहरा देता हूं दोस्तों आपके एक रिवीजन के लिए, केवल सीमाएं। पहला हमने देखा पुनर्नियुक्ति के संबंध में सीमाएं। अध्यक्ष पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते,
क्योंकि उससे ऊंचा पद है ही नहीं। और सदस्य फिर से नियुक्त हो सकते हैं, पर या तो यूपीएससी के अध्यक्ष बनेंगे या किसी और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। अगला, आरक्षण संबंधी परामर्श नहीं दे सकते, उधर केंद्र में यूपीएससी नहीं दे सकता, राज्य में एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस नहीं दे सकता। विशिष्ट नियुक्तियां जैसे मैंने कहा, यूपीएससी, इसरो, डीआरडीओ, ग्रुप सी डी और केंद्रीय विश्वविद्यालय की नियुक्तियां नहीं करा सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह तो बात हो गई सीमाओं की। अध्यक्ष लास्ट में देख लेते हैं। यदि इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो वो थे सर रॉस बारकर, अंग्रेज। यदि प्रथम भारतीय की बात करूं दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष, तो एच के कृपलानी। प्रथम महिला की बात करूं तो आर एम मैथ्यू, रोज मिलियन मैथ्यू। और वर्तमान अध्यक्ष, यहां स्पेस खाली है क्योंकि हर बार चेंज होते रहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान में मनोज सोनी जी हैं। तो ये तो बात हो गई अध्यक्षों की और यूपीएससी की। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब एमपीपीएससी। दोस्तों मैंने क्या कहा था, जो काम उधर यूपीएससी का है वही काम राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का है। मेरे मुंह से बार बार एमपीपीएससी निकल रहा है, पर आप उसे राज्य लोक सेवा आयोग समझे। इसमें भी कुछ बिंदु है दोस्तों। गठन मैंने उधर मेंशन कर दिया था कि जब संघ लोक सेवा आयोग की ऐतिहासिकता हम देख रहे थे तो 1935 में उसका नाम फेडरल कमीशन किया गया था। और मैंने मेंशन किया था कि इसी अधिनियम के तहत यह भी तय हुआ था कि राज्यों के लिए अलग से राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत। यह इसकी ऐतिहासिकता है, एक बिंदु की बस। दूसरा, मध्य प्रदेश वाले की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। अतः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है या राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में आया, जो आज उसका रूप है। स्वरूप प्रकृति दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों का ही वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 में विद्यमान है। अतः जैसे यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, एमपीपीएससी भी है। आगे बढ़ते हैं। कार्य देखिए क्या लिखा है, राज्य के संबंध में वही कार्य जो केंद्र के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के हैं। दैट्स इट, मैंने उधर बता दिया था। अब ये सारे काम क्या क्या थे दोस्तों उसके काम? पहला, वो परीक्षाओं से रिलेटेड काम कर रहा था। दूसरा, वो नियामकीय कार्य कर रहा था, मतलब राष्ट्रपति को सलाह दे रहा था, पदोन्नति, स्थानांतरण ये सब करा रहा था, तो ये राज्यपाल को सलाह देगा। ये राज्य के लोक सेवकों की पदोन्नति और ये सब कराएगा। उधर वो अर्धन्यायिक था, मतलब अनुशासनात्मक मामले देखता था। इधर ये अर्धन्यायिक है, राज्य के लोक सेवकों के अनुशासनात्मक मामले देखेगा दोस्तों, दंडित करेगा, उन्हें सजा देगा जरूरत पड़ने पर। और जैसा मैंने कहा था, चूंकि संवैधानिक है तो यह भी भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से 323। आगे चर्चा करते हैं। संरचना दोस्तों, यदि सदस्य संख्या की मैं बात करूं तो इसका निर्धारण राज्यपाल करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, सेम है। उधर जो काम राष्ट्रपति कर रहे थे, इधर वो काम राज्यपाल करेंगे। देखिए, न्यूनतम 10 वर्षीय सरकारी अनुभव, उधर भी यही था। नियुक्ति उधर राष्ट्रपति कर रहे थे, इधर राज्यपाल करेंगे। कार्यकाल उधर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु था, ये यहां चेंज हो गया 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु। प्रतिवेदन दोस्तों, उधर वो लोग राष्ट्रपति को दे रहे थे, इधर ये लोग राज्यपाल को देंगे। त्याग पत्र, पदमुक्ति, अब जरा समझिएगा, इधर थोड़ा सा फेर, हर चीज सेम नहीं है। यदि त्यागपत्र की बात करें तो ये लोग ऑब्वियसली राज्यपाल को देंगे, परंतु यदि पदमुक्ति की बात आए, मतलब इन्हें पद से हटाने की बात आए, तो राज्यपाल इन्हें पद से नहीं हटा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। सेम प्रोसेस, क्या लिखा है देखिए, संघ लोक सेवा आयोग संबंधित प्रक्रिया या समतुल्य प्रक्रिया। क्या थी प्रक्रिया? उधर 2 आधारों पर पद से हटा रहे थे दोस्तों। यदि कदाचार के आधार पर हटाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय से उसकी जांच कराएंगे, और यदि विकृचित, दिवालिया या असक्षमता के आधार पर हटाएंगे तो सीधे हटा देंगे। यही प्रक्रिया राज्य के संबंध में भी राष्ट्रपति फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, सीमाओं की बात करते हैं। उधर भी हमने सीमाएं देखी थी यूपीएससी वालों की, वैसे ही एमपीपीएससी में भी सीमाएं हैं दोस्तों। जैसे पुनर्नियुक्ति देखा था कि उनका अध्यक्ष कभी अब नियुक्त नहीं हो सकता आयोग के अंतर्गत, क्योंकि उसके ऊपर पद ही नहीं है। बट यदि एमपीपीएससी के अध्यक्ष की मैं बात करूं
तो एमपीपीएससी का अध्यक्ष, सॉरी फिर मैंने एमपीपीएससी बोल दिया, स्टेट पीसीएस का, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो पुनर्नियुक्त कहां हो सकता है? किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है वो, नंबर 1। यूपीएससी में जाके सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। तो 3 स्कोप है उसके लिए। यदि मैं सदस्य की बात करूं दोस्तों, सदस्य के लिए कितने स्कोप है? उसी आयोग में जिसमें वो है उसका अध्यक्ष बन सकता है, किसी दूसरे राज्य के आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। मतलब ओवरऑल प्रमोट होके ही पुनर्नियुक्ति संभव है। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान। दोस्तों यहां पर सेम मामला हो गया। उधर वो लोग भी आरक्षण के मामले में सलाह नहीं दे सकते थे, ये लोग भी नहीं दे सकते। अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष आप सभी जानते हैं दोस्तों, डीवी रेगे साहब थे, और फिलहाल जो अध्यक्ष हैं एमपीपीएससी के वो राजेश लाल मेहरा जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग भी हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग भी हो गया। अब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। हमने कहा कि दोनों ही भारतीय संविधान के भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323। तो हर आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल्स में क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे बहुत आराम से। तो आपको देखना पड़ेगा कि इन आर्टिकल्स में आयोग से रिलेटेड क्या है। पहला देखते हैं आर्टिकल 315 क्या बोलता है। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग व राज्यों के लिए राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। आर्टिकल 316 क्या बोलता है, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करता है, जो हमने उधर देख लिए प्रोसेस। आर्टिकल 317 क्या बोलता है, बर्खास्तगी और निलंबन संबंधी प्रावधान कि पद से कैसे हटाएंगे इनको। आर्टिकल 318 सदस्य कर्मचारी की सेवा शर्तों संबंधित नियम, उनकी सेवा शर्तें क्या रहेंगी, किन नियमों पे काम करेंगे वो लोग। अगला आर्टिकल 319 पुनः नियुक्ति संबंधित प्रावधान, जो अभी हमने देखा। दोस्तों आर्टिकल 320 आयोग के कार्य, जो हमने देखे, यूपीएससी के अलग एमपीपीएससी के अलग, कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, मतलब जो काम उन्हें दिए गए हैं उसके अलावा भी राष्ट्रपति या राज्य में राज्यपाल उनसे सलाह मांग सकते हैं दूसरे मामलों पर। मतलब कार्य क्या हो गए, विस्तारित। ये हो रहा है आर्टिकल 321। आर्टिकल 322 आयोग के खर्च वेतन भत्ता, कितना वेतन होगा कितना भत्ता होगा, ये बात आर्टिकल 322 में। आर्टिकल 323 आखिरी दोस्तों, आयोग का प्रतिवेदन। जैसा कि हमने पढ़ा कि संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन दे रहा है राष्ट्रपति को और राज्य लोक सेवा आयोग दे रहा है राज्यपाल को। ये सारे हो गए प्रावधान भारतीय संविधान के। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ये क्या है दोस्तों, जब भी दो राज्यों को ऐसा लगे कि भाई हम दोनों मिलकर एक साथ, मतलब एक ही आयोग के माध्यम से अपने राज्यों की लोक सेवाओं की भर्ती वगैरह वाले काम करा सकते हैं, अलग अलग आयोग बनाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग खर्चे उठाना, राज्य पे दबाव डालने की जरूरत नहीं है। तब क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बन जाएगा। मतलब दो राज्यों का मिलके एक। क्या है प्रावधान, तो देखिए भारत शासन अधिनियम वही 1935। आप बताइए राज्य लोक सेवा आयोग का जो अधिनियम है, सॉरी आप बताइए राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसका गठन होगा, ये बात सबसे पहले कहां की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो उसी में यह भी जोड़ा गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, मतलब गठन किया जा सकता है। दूसरा कैसे होगा गठन, राज्य विधानमंडल के आग्रह से, दोनों राज्य की सरकारें, विधानमंडल, विधायिकाएं कहें, और कौन करेगा गठन, संसद। प्लीज समझिएगा, गठन कौन करेगा, संसद। आग्रह कौन करेगा, दोनों राज्य की विधानमंडल। आगे देखते हैं संविधान के किस आर्टिकल में दोस्तों, आर्टिकल 315(2) में कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की जाएगी। अब होता क्या है दोस्तों, अब पॉइंट समझिएगा, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में, प्लीज समझिए। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक है। यह अलग से क्लॉज जोड़ा है सरकार द्वारा अधिनियम लाकर, मतलब ये सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। यह पॉइंट आप समझ के रखिएगा। संवैधानिक केवल वो दोनों हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम 1966 में हरियाणा और पंजाब ने अल्पकाल के लिए इस तरह का काम किया था कि भाई हम दोनों राज्यों के लिए एक बना दो।
दोस्तों इनके अध्यक्ष और सदस्यों दोनों की नियुक्ति ऑब्वियसली राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि दो राज्यों के मिलकर बन रहे हैं एक ही आयोग। अब किसका राज्यपाल नियुक्ति करेगा यह तो विवाद का विषय हो जाएगा, तो राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, कार्यकाल वही राज्यों के बराबर ही होगा 6 और 62, और प्रतिवेदन किसको देंगे दोस्तों? प्रतिवेदन या रिपोर्ट अपने अपने राज्यपालों को सौंपेंगे। अच्छा, नियुक्ति चूंकि राष्ट्रपति कर रहे थे, और आपने अभी देखा राज्यों के जो लोक सेवक हैं, आई एम सॉरी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं उनकी बर्खास्तगी का अधिकार राष्ट्रपति को था, तो इधर भी रहेगा। जैसा मैंने कहा, रिपोर्ट अपने अपने राज्यपाल को देंगे, सेवा शर्त राष्ट्रपति तय करेंगे। मतलब हर जगह राष्ट्रपति है, केवल एक काम में राज्यपाल है, कहां? रिपोर्ट वो लोग कहां देंगे? तो अपने अपने राज्य के राज्यपाल को देंगे। बाकी सारी बातें उनके संबंध में कौन तय करेंगे? राष्ट्रपति। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों 3 आयोग हमने फिनिश कर लिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। अब आखिरी पॉइंट दोस्तों, प्रशासनिक अधिकरण। इस पे भी प्रश्न बन सकता है। क्या है प्रशासनिक अधिकरण? दोस्तों एक ऐसा अधिकरण जो कि लोक सेवकों से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा। नौकरी के दौरान कई तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, लोक सेवक और आयोग के बीच में, आयोग और सरकार के बीच में, लोक सेवक और सरकार के बीच में। तो इन सारे विवादों का निराकरण यदि कोई करेगा तो वो प्रशासनिक अधिकरण होगा। क्या यह मूल संविधान में था? नहीं था दोस्तों। इस अधिकरण के संबंध में मूल संविधान में कोई उपबंध नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 14 का जोड़ा गया। तो पहला प्रश्न तो आएगा कि कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, और कहां जोड़ा गया? 14 का। ठीक, उसमें प्रशासनिक अधिकरण को डाला है दोस्तों। इसमें 2 प्रमुख आर्टिकल हैं, एक है 323 का और 323 खा। खा पे तो कोई चर्चा नहीं करेंगे, का की बात करते हैं। दोस्तों देखिएगा, यह यह प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, जिसके अनुसार संविधान संसद को यह अधिकार देता है। दोस्तों संसद को, प्लीज इसको पॉइंट कीजिएगा, संसद को अधिकार देता है कि वह संघ व राज्य सरकारों के लोक सेवकों की सेवा से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अधिकरणों की स्थापना करे। तो अधिकरण कौन स्थापित करेगा? संसद। काय के लिए? विवादों के निपटारे के लिए। अच्छा, और फिर इसका अनुसरण हुआ और संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया दोस्तों। उसके माध्यम से केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया कि वह केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मतलब यूपीएससी वाले विवादों को निपटाने के लिए, और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार रखता है। कौन रखता है? केंद्र सरकार। मतलब यूपीएससी संबंधित विवाद होंगे तो उसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण टैकल करेगा। किसी भी राज्य के सेवा से संबंधित विवाद होंगे तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जा सकता है, पर कौन करेगा? केंद्र सरकार। ये सारी बातें कब तय हुई? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा मैंने कहा, 2 होते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण। पहले केंद्र की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 323 का के तहत प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित हुआ और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1985 को हुई। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। केंद्रीय वाले की स्थापना कब हुई? ओके। 17 इसमें नियमित न्यायपीठ होती है और ये एक बहुसदस्यीय है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। ये कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों, केवल ये बनेगा कि कब गठित हुआ, 1 नवंबर 1985। और कार्यकाल पूछा जा सकता है तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ये तो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में अधिकरण के, पर अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 62 वर्ष। बस किस अधिनियम के तहत आया, कब आया? 1 नवंबर 1985। कार्यकाल क्या है वो आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों राज्य वाली की बात, तो मैंने क्या बोला? राज्य सरकार की मांग पर कौन गठित करेगा? केंद्र गठित करेगा। ये शक्ति केंद्र को मिली हुई है, अच्छी बात है। और अभी तक कुल 9 राज्यों में इस तरह के प्रशासनिक अधिकरण गठित किए जा चुके हैं। उनके नाम आपको देखना है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल। पर मध्य प्रदेश,
तमिलनाडु और हिमाचल ने अपने अधिकरणों को समाप्त कर दिया, अब नहीं है हमारे यहां। और दोस्तों फिर मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की मैंने अलग से बात की हुई है। 1985 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय इसका जबलपुर था और 2003 में इसे समाप्त कर दिया गया। यह सारी जानकारी आपको हमारे नोट्स में प्राप्त हो जाएगी। केवल मेरा काम था यहां आपको ऊपरी स्तर पर इसके बारे में जानकारी देना कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे कि किस अधिनियम के तहत गठन हुआ, काम क्या है, इनका टेन्योर क्या होता है, कितने राज्यों में गठित हुआ, 9 में, किस किस ने भंग कर दिया उनके नाम, और मध्य प्रदेश में कब आया 85 में, भंग कब हुआ 2003 में। ये बेसिक जो वन लाइनर हैं, बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, उस पर मैंने चर्चा की। तो दोस्तों ये था हमारा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक अधिकरण, उनके प्रावधानों के साथ, उनके आर्टिकल्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमारी किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो अपलोड होना शुरू हो गए। यूनिट 10 के वहां पर आपको सारे लेक्चर्स प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।